हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन या फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ठीक है, देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी, द रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके कुछ रिजल्ट्स आए थे। जैसा कि आपको मैंने ये एक चार्टर एक्ट आया 1850, एक तो 1858 का एक्ट आया था। ठीक है, और उसमें जो है क्वीन ने, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अब जो पावर है वो शिफ्ट हो गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। क्वीन टेक्स ओवर। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब क्राउन टुक ओवर तो उसने कुछ चीजें जो है प्रेजेंट की इंडियन, मतलब पब्लिक के सामने, कि अब जो है रिलीजियस ग्राउंड पे आपको जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, आपके कस्टम्स को जो है रिस्पेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्वीन ने प्रोक्लेम की थी, बट दीज टर्न आउट टू बी हॉलो एश्योरेंसेस। ठीक है, और 1857 चूंकि जो क्रांति हुई थी वो एक तरह से बहुत बड़ी क्रांति थी। ठीक है, क्योंकि उसके पहले इतने हाई स्केल पे, इतने लार्ज स्केल पे कभी ऐसा कोई रेवोल्यूशन हुआ नहीं था इंडिया में अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, अब 1857 जो क्रांति को सबड्यू कर लिया गया, तब उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ग्रुप्स बने, जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स बने, जैसे ईस्ट इंडिया कांग्रेस। ठीक है, ये सब जो है ना, ऐसे छोटे छोटे कुछ बॉडीज बनी थी। फाइनली क्या होता है कि फाइनली 1885 के आसपास आते आते जितनी छोटी छोटी बॉडीज थी ना, वो मर्ज कर गई। ठीक है, और वहां से जन्म लेती है एक बॉडी जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, और 1885 ऑनवर्ड्स जब हम 1947 तक देखते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही सेंटर में रख के सारी चीजें लगभग होती हैं। कुछ चीजें और अलग हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। उसके बाद आप अगर रेवोल्यूशनरी को देखें, ये कुछ चीजें हैं, इनको अगर हटा दी जाए तो सारी चीजें मोटा मोटी आप बोल सकते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वो सेंटर में थी, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उसके। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये फॉर्म कब हुई थी। देखिए, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करना है। तो फॉर्मेशन जो हुआ था वो हुआ था 1885 में। इन 1885 ये बॉम्बे में फर्स्ट सेशन इसका बना हुआ था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन नाम था, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया। तो ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, और एक चीज आपको बता दूं, उस समय इंडिया में वाइसरॉय जो थे 1857 के बाद 1858 का जो एक्ट आया था उसमें गवर्नर जनरल के पोस्ट को हटा के इंडिया में वाइसरॉय के पोस्ट को जो है स्टार्ट किया गया था। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी उस टाइम इंडिया के जो वाइसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। डफर था, ये ऐसे ही याद करेंगे। ठीक है, डफर था जो इसने इतने बड़ी एक पार्टी को फॉर्म होने दिया। ठीक है, ऐसे समझ के याद करने के लिए हम करेंगे। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885। याद रखेंगे इसको। और जो फॉर्मेशन बाय ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, अब इससे जो इंपॉर्टेंट चीजें बनती है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस से, वो कुछ चीजें जैसे कि उसके सेशन से लेके बनती है मेनली, कि सेशन कहाँ हुए, कब हुए, और कौन प्रेसिडेंट था, हु प्रिसाइडेड ओवर द सेशन, और साथ में कोई इंपॉर्टेंट अगर कुछ बात हो तो उसके बारे में। देखिए क्या है ना, कि जैसे अभी क्या है, आप अगर देखोगे तो अभी कांग्रेस के स्ट्रक्चर में CWC है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ऑल इंडिया AICC है। तो ये जो है ना मीटिंग्स रेगुलर होती हैं। उस समय ऐसा हुआ नहीं करता था। जनरली साल में एक बार मिलते थे, आराम से, मतलब मैगी समोसा खाते थे, बातचीत करते थे, कोई रेजोल्यूशन पास करा और बात खत्म। 2-3 दिन के लिए मिले, कहीं भी, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, तो ऐसे करके ये चीजें चलती थी उस समय। ठीक है, तो वो जो सेशन होता था ना, साल में एक बार होता था, लगभग मोटा मोटी नवंबर दिसंबर के समय होता था। तो उस सेशन को जो प्रिसाइड करता था वो प्रेसिडेंट बन जाता था। तो पहला सेशन जो था, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड बाय WC बैनर्जी। ठीक है, उमेश चंद्र बैनर्जी, इन्होंने प्रिसाइड किया था। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने, इसके क्वेश्चन ये आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखेंगे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC सेशन वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 सेशन मद्रास। 85 में WC बैनर्जी बने, 86 में दादा भाई नौरोजी बने थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के बाद, दादा भाई नौरोजी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर थे इंडिया में। 1887 में बने बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कहां पे ये सेशन हुआ था, ये हुआ था मद्रास में। फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बैनर्जी 1885, कहां, मुंबई। ठीक है, अभी मुंबई बोल सकते हैं, उस समय बॉम्बे हुआ करता था। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट जो कि इंडिया का ना हो, बाहर का हो, फर्स्ट यूरोपियन भी बोल सकते हैं, वो था जॉर्ज यूल। जस्ट इस सेशन के बाद हुआ,
1888 में, वो था इलाहाबाद में। देखिए ये हुआ मुंबई में, ये मुंबई मतलब वेस्ट में, मद्रास ये साउथ में, अब इलाहाबाद आ गए, अब लगभग नॉर्थ में आ गए, ईस्ट की तरफ आ गए। तो इस तरह से ये सेशन चलते थे। फिर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की बात करें, मैं अगर हम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की बात करें तो एनी बेसेंट, याद रखेंगे एनी बेसेंट, 1917 सेशन कलकत्ता। और फर्स्ट इंडियन वुमेन अगर बात करें तो दैट वाज सरोजिनी नायडू इन 1925 सेशन कानपुर, ठीक है। और एक और सेशन याद रखेंगे कि there was only one session which was presided by महात्मा गांधी, that was 1924 सेशन बेलगाम, ठीक है, इसको बेलगाम बोलते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन है वो यही है, फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बनर्जी, ये भी लिख देता हूं मैं आपके लिए, (1885) बॉम्बे, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 सेशन मद्रास। उसके बाद फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल, 1888 सेशन इलाहाबाद। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट के बारे में। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, देखो वुमेन और इंडियन वुमेन याद रखेंगे तो सरोजिनी नायडू, और ओनली सेशन प्रिसाइडेड बाय गांधी जी 1924 सेशन बेलगाम। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, एक की फॉर्मेशन के को लेकर कुछ थियरीज है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेशन किया किसने, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम कौन था, रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर था, जैसे आज के डेट में आईएएस ऑफिसर होता है, उस समय आईसीएस ऑफिसर होते थे। तो ये एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर था एओ ह्यूम। सोचा होगा एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट कर देते, चला देते हैं, हम भी सीएम बन जाएंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा था नहीं। तो फॉर्मेशन को लेकर ना कुछ थियरीज हैं। एक थियरी जिसे हम कहते हैं सेफ्टी वल्व थियरी, ये लाला लाजपत राय ने बताया था कि कांग्रेस की जो फॉर्मेशन हुई थी इट वाज बेस्ड ऑन अ सेफ्टी वल्व थियरी, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। आरपी दत्त वगैरह भी बोलते हैं कंस्पिरेसी थियरी, और जीके गोखले बोलते हैं इसको लाइटनिंग कंडक्टर थियरी। अब क्या है ये चीज, सिचुएशन ऐसी थी कि 1857 का रिवोल्ट हो चुका था। अब क्या है कि जो भी बोलते हैं, जो प्रोपाउंडर हैं, ये आरपी दत्त जो है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे, और लाला लाजपत राय जो बोल रहे सेफ्टी वल्व थियरी, ये दोनों लगभग सेम है। क्या है कि बोला ये जाता है कि 1857 के रिवोल्ट के बाद अब जो है ब्रिटिश जो क्राउन था, इट कुड नॉट अफोर्ड टू हैव अनदर रेवोल्यूशन लाइक दैट। अब वैसा रेवोल्यूशन और कोई हो जाता तो ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक सेफ्टी वल्व क्या होता है ना, कि जैसे एक प्रेशर कुकर है, उसमें आप क्या करते हो, आलू डालते हो, पानी डालते हो और सीटी लगा देते हो। तो अगर वो प्रेशर ज्यादा हो जाए और उसमें सीटी का कोई ऑप्शन होना तो वो कुकर फट जाएगा ना। तो इसी तरह से कांग्रेस एक तरह से वो सेफ्टी वल्व का काम कर रहा था कि जितने भी इंडियंस थे जिनके पॉलिटिकल एस्पिरेशन थे, जो चाहते थे कि कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो, ताकि कोई और अब जाके 1857 जैसा रिवोल्ट ना हो जाए, तो उनको एक एवेन्यू दिया गया, एक बॉडी बना के दे दी गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो स्टीम है वो निकल जाए, जो गुस्सा है, जो एंग्स्ट है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू निकल जाए। तो ऐसा कोई ये ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि वो कुकर फट जाए, ठीक है, लोगों का मतलब कि आपा खो जाए लोग और ऐसा रिवोल्ट फिर से कर दे, इसलिए ये बना कांग्रेस, ठीक है। ये है सेफ्टी वल्व थ्योरी जो लाला लाजपत राय बोलते हैं। कंस्पिरेसी थियरी ये बोलता है, जनरली मोटा मोटी वो सेम है, कि एओ ह्यूम जो थे ना, वो जो है उसने बोला जाके डफर को, लॉर्ड डफरिन को, कि सर देखिए बात ऐसी है कि मुझे कुछ सूत्रों से पता चला है कि अब एक बहुत बड़ा और रिवोल्ट होने वाला है, तो उससे बचने का एक तरीका है मेरे पास। उन्होंने बोला क्या तरीका है, तो इसने बोला कि एक मैं बॉडी बना दे रहा हूँ, एक कांग्रेस नाम से बॉडी बन जाएगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जो लोग होंगे सारी चीजें हमें पता चलेंगी। तो इससे क्या होगा ना कि कोई एक रिवोल्यूशन उस स्केल पे नहीं हो पाएगा। तो ये है कॉन्स्पिरेसी थियरी। इसमें बहुत सारी थियरीज हैं। बाद में जब जब फ्रीडम हमें मिल गई तो बहुत सारी इसके ऊपर ना रिसर्च हुई कि आखिरकार ये पता कैसे चला इसको कि ये जो कॉन्स्पिरेसी की इसने बात की थी एओ ह्यूम ने, कि सर मुझे पता चला है, तो ये कौन सी, कहाँ से, इसे ये प्रूफ क्या था इसका। तो बहुत रिसर्च करा गया तो कुछ थियरी सामने आई। एक थियरी बोलती है कि इसे, चूंकि ये जो आईसीएस ऑफिसर था तो इसे डिपार्टमेंटल कुछ पेपर्स मिले थे जिससे ये पता चला था, लेकिन ये तो सेक्रेटरी था ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इसको कहाँ से जो इंटेलिजेंस के पेपर कहाँ से मिल गए। तो ये तो थियरी काम करता नहीं है, ठीक है। एक और थियरी थी, ये थियरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है, बोला जाता है कि जो एओ ह्यूम था ना वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ा हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी मतलब एनी बेसेंट वगैरह लोग भी जुड़े हुए थे, एक स्पिरिचुअल ग्रुप टाइप का था ये। तो आप बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत स्पिरिचुअल आदमी था एओ ह्यूम, ठीक है। तो एक सिक्किम साइड में एक बाबा थे, ठीक है,
तो बोला जाता है कि जो खूटी हुमी लाल सिंह नाम से एक बाबा थे सिक्किम में, बहुत ही स्पिरिचुअल गुरु थे, किसी को पता नहीं था कि कहाँ रहते नहीं रहते। उन्होंने अपने मतलब कि जो भी उनके जो डिसाइपल्स थे उनको बताया था, ठीक है, कि अब जो है रेवोल्यूशन इंडिया में होने वाला है टेलीपैथी से। और वो उसके डिसाइपल्स ने इनको बताया, किसे, क्योंकि ये भी तो थे ना स्पिरिचुअल थे, तो एओ ह्यूम को उसने बताया, उनके डिसाइपल्स ने बताया। ये भी एक थ्योरी बहुत चलती है कि खूटी उमी लाल सिंह के जो डिसाइपल्स थे उन्होंने इनको बताया था, लेकिन ऐसा कुछ प्रूफ हो नहीं पाया है। फाइनली ऐसा माना जाता है, अब बिपिन चंद्रा वगैरह जो भी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है उन्होंने बाद में लिखा था कि रादर देन एओ ह्यूम यूजिंग कांग्रेस एज सेफ्टी बल्ब, द कांग्रेस यूज्ड एओ ह्यूम एज लाइटनिंग कंडक्टर, जो कि जीके गोखले भी बोलते हैं कि हमें जो है सेफ्टी बल्ब की तरह यूज नहीं किया गया है, कांग्रेस को सेफ्टी बल्ब की तरह यूज नहीं किया गया, बल्कि कांग्रेस ने एओ ह्यूम को लाइटिंग कंडक्टर की तरह यूज किया। क्यों? क्योंकि अगर उस लेवल पे कोई बॉडी अगर बनाना चाहता उस टाइम पे कोई इंडियन खुद से, तो उसको तो कैद कर लिया जाता ना, ही वुड हैव बीन इम्प्रिजन्ड, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि एओ ह्यूम का फेस लेके एक तरह से इन्होंने उसको लाइटनिंग कंडक्टर बनाया कि जब भी अगर कोई लाइटनिंग है तो वो कंडक्ट कर ले, हम तक ना पहुंचे बात, ठीक है। तो एओ ह्यूम को इन्होंने यूज किया है। ये 3 थियरीज है मेनली, ठीक है, इसको इसके फॉर्मेशन को लेके। तो सेफ्टी बल्ब थियरी लाला लाजपत राय की कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था ताकि जो ब्रिटिश है उनको मदद मिल सके एक तरह से, ठीक है, ताकि कोई रेवोल्यूशन ना हो। कॉन्स्पिरेसी थियरी मैंने बताया आपको कि जो है डफरिन और इन्होंने मिलके, डफरिन और क्या बोलते हैं एओ ह्यूम मिलके इन्होंने कांग्रेस बनाया ताकि कोई ऐसी आपदा अब फिर से ना आए, कोई ऐसा रेवोल्यूशन ना हो जाए। और लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी जो कि जीके गोखले ने बोला था, ये था कि कांग्रेस ने जो है एओ ह्यूम को एज लाइटनिंग कंडक्टर यूज किया। चलिए, तो ये था हमारा थियरीज। अब देखिए कांग्रेस जो है ना 2 फेज में बना, नरम दल गरम दल टाइप से वो भी बटा हुआ था। शुरू के जो फेज थे ना 1885 से 1905 तक, 1885 से 1905 बंगाल जो है ना, बंगाल का स्प्लिट हुआ था, तो वहां तक मॉडरेट फेज माना जाता है। मॉडरेट फेज क्या है? 2 फेज है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, समझते हैं मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज को। तो मॉडरेट फेज जो था उसमें उसके इंपॉर्टेंट लीडर्स को पहले देख लेते हैं। जो भी आपको मॉडरेट फेज के लीडर थे इंपॉर्टेंट, वो थे दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, बताया था ना अभी कुछ देर पहले, जो लोग प्रेसिडेंट बन रहे थे वो लगभग मॉडरेट फेज के लीडर थे। फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, जीके गोखले को पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी भी बोला जाता है, याद रखेंगे। जीके गोखले इज कंसिडर्ड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये था क्या आखिरकार? तो अर्ली नेशनलिस्ट जो थे, मॉडरेट जो थे, वो क्या था एक्चुअली कि उनका एक अलग, मतलब इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, मॉडरेट कौन, एक्सट्रीमिस्ट कौन, ये वे ऑफ वर्किंग के ऊपर। मॉडरेट्स का मानना ये था कि ये जो ब्रिटिश है ना, इनको शायद पता नहीं है कि इंडिया में जो है, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये पता नहीं चल पा रहा कि इंडिया में किस तरह से चीजें चल रही हैं। वो जस्ट है, लोग अच्छे हैं, जस्टिस में मानते हैं, दे बिलीव इन जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एटसेट्रा, लेकिन उनको पता नहीं है कि ग्राउंड कंडीशन क्या है। तो हमारा काम ये है, ये मॉडरेट्स मानते थे, ठीक है, मतलब यू कैन कॉल देम सिली, बट ये उनका मानना था कि हमारा काम है कि ये जो भी चीजें यहाँ, जो भी डिस्क्रिमिनेशन है वो हम उनको बताएं। तो इनका जो तरीका था उसे हम कहते हैं प्रेयर एंड पिटीशन, PNP, प्रेयर एंड पिटीशन। ये इसमें विश्वास रखते थे, प्रेयर एंड पिटीशन, कि हम पिटीशन डालेंगे और बताएंगे कि ये कंडीशन है यहाँ, आप लोग इंटरवीन करें और हमें कंडीशन हमारी सुधार दें, ठीक है। तो इनकी मेथोडोलॉजी यही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन विद इन 4 वॉल्स ऑफ लॉ, कि जो भी हम एजिटेशन करेंगे, जो भी पिटीशन वगैरह डालेंगे, वो लॉ के अंदर, वो लॉ किसने बनाया है? वो ब्रिटिश ने बनाया है, उस लॉ के दायरे में रह के हम एजिटेशन करेंगे, ठीक है। तो ये इनका तरीका था। एक्सट्रीमिस्ट ऐसा नहीं मानते थे, एक्सट्रीमिस्ट मानते थे कि ये लोग हैं ही बेकार, ठीक है। बाद में 1905 के बाद हम एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल हम मॉडरेट्स के बारे में पढ़ लें। और ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट लीडर्स काम आएंगे, ठीक है। तो जो भी मतलब कि लॉ बना हुआ है उसी के अंदर आपको एजिटेट करना है या प्रोटेस्ट करना है, ये इनका तरीका था। फिर इनका था कि हम जो है, जो इंडिया है ना अभी, वो पॉलिटिकली इतनी ज्यादा एजुकेटेड है नहीं, लोगों में अवेयरनेस इतना ज्यादा है नहीं चीजों को लेके। तो इन्होंने ये अच्छा काम किया था कि पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया, कि इंडिया के जो लोअर मोस्ट लोगों तक पहुंच के इन्होंने कोशिश करी कि हम लोगों को एजुकेट करें कम से कम, ठीक है, पॉलिटिकल ओपिनियन बनाए उनका। फिर पॉलिटिकल कनेक्शन विद ब्रिटेन इन इंडियाज इंटरेस्ट एट दैट स्टेज,
ये इनका मानना था कि ब्रिटेन के साथ जो पॉलिटिकल कनेक्शन है इंडिया के लिए वो अभी सही है फॉर जो अर्ली मॉडरेट फेज जो है ना 1885 टू 1905, तो उसमें ये बात देते कि ब्रिटेन के साथ कनेक्शन अभी सही है क्योंकि टाइम नॉट राइप फॉर डायरेक्ट चैलेंज टू कॉलोनियल रूल, कि अभी हम ब्रिटिश को हरा नहीं सकते हैं। ये इनका मानना था कि टाइम अभी जो है ना राइप नहीं है। जबकि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट क्या बोलते हैं कि उनका मानना ये था कि हम अगर एक स्ट्रगल क्रिएट करें जहां सब लोग एक साथ जुड़े तो टाइम जो है, टाइम के बारे में उतना ज्यादा सोचना नहीं कि इट इज राइप और नॉट, ठीक है, वो उनका मानना था। लेकिन ये मानते थे कि नहीं, अभी जो है अभी एजुकेट करो और ब्रिटेन के साथ टाइज बना के रखो। और हम कैसे, क्या मेथड है हमारा, प्रेयर एंड पिटीशन का, कि वी विल प्रोटेस्ट बट विद इन द कन्फाइंस ऑफ द लॉ दैट इज मेड बाय द ब्रिटिश। चलिए फिर देखते हैं कंट्रीब्यूशन क्या था इनका, मॉडरेट्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया था। तो पहला तो ये इकोनॉमिक क्रिटिक थे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की। ड्रेन थियरी इन्होंने प्रोपाउंड की थी। क्या था कि ड्रेन थियरी का मतलब था कि इन्होंने क्या किया था कि बताया था कि यहाँ पे जो सर्वेंट्स है, सिविल सर्वेंट्स वगैरह हैं, इनको जो सैलरी दी जाती है वो यहीं के पैसे दिए जाते हैं और ये पैसे वापस चले जाते हैं इंग्लैंड में। तो ये जो है ना एक तरह से एक तरह से ऐसा समझिए कि एक खड्डा खोदा हुआ है यहाँ इंडिया में जो कि सीधे जाके मिलता है इंग्लैंड में, यहाँ पैसा डालते हैं वहां निकालते हैं, ठीक है। तो ये है इकोनॉमिक ड्रेन के बारे में। तो इन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक मतलब कि एक प्रेजेंट किया बहुत डेटा के साथ कि कितना पैसा मतलब कि इंडिया का रेवेन्यू खर्चा किया गया है और वो भी फॉर द वेलफेयर ऑफ द ब्रिटिश पीपल, वो इन्होंने प्रेजेंट किया था। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, याद रखेंगे इसको, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक बाय दादा भाई नौरोजी, याद रखेंगे इस बुक को, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने फिर क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड प्रोपेगेंडा इन लेजिस्लेचर। तो ये जो है ना इनका मानना था कि हम जो है क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात करेंगे कि जो काउंसिल है उसको रिफॉर्म करने की बात करेंगे। काउंसिल का मतलब हुआ कि चल तो वैसे ही रहा था कि वाइसरॉय की काउंसिल है, वाइसरॉय मैंने बताया ना वो एक तरह से अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर है ना उस तरह वहां उस समय वाइसरॉय हुआ करते थे, ठीक है। एक सेक्रेटरी ऑफ जो गवर्नमेंट से वो अलग चीज थी, वो पोस्ट अलग थी, लेकिन मेनली क्या था कि वाइसरॉय बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। तो वाइसरॉय का एक काउंसिल हुआ करता था। तो इनका कहना था कि आप अपने काउंसिल को बढ़ाएं और इंडियंस को रिप्रेजेंट करने दें, देश को, इंडियंस को आप इंक्लूड करें ज्यादा से ज्यादा। बहुत कम लोग, लगभग माना जाता है कि लगभग 1890 तक मात्र 45 लोग जो है ना इंडियन, वो भी नॉमिनेटेड गए थे इस काउंसिल में, ठीक है। ये बहुत मुश्किल था, ठीक है, वो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग थी। तो इसके बारे में और बात करते थे, वही लेजिस्लेचर के रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे ये लोग। फिर कैंपेन फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैसे जो है खर्च तो हो रहे हैं इंडियन के, लेकिन वो पैसे कहाँ चले जा रहे हैं, सारे के सारे चले जा रहे हैं वहां ब्रिटेन में। तो यहाँ हमारा क्या फायदा हो रहा है उससे। और इसके ऊपर मैंने बताया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बुक बाय दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, ये भी याद रखना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, इनको कहा जाता है। तो ये सारी चीजें ये कर रहे थे। और डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स की जो है, हमें कुछ राइट्स प्रोवाइड की जाए, ठीक है। आप मतलब यू कैन नॉट टेक अवे आवर राइट्स विदाउट एनी मतलब विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, वो सारी चीजों के बारे में इन्होंने प्रेजेंट किया। मेनली इनका काम था कि प्रेयर करो, पिटीशन दो उनको और उनको बताओ कि इंडिया की कंडीशन क्या है। और इनका काम ये था कि हम पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे। एट द सेम टाइम हम जो है अभी यहाँ पे सिविल राइट्स के बारे में बात करेंगे और ज्यादा जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात करेंगे, ये सारी चीजें ये कर रहे थे। तो दिस वाज अबाउट द मॉडरेट नेशनलिस्ट, ठीक है। तो ये अर्ली मॉडरेट्स थे और ऐसे फॉर्म हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में, ठीक है। और जो भी सेशंस मैंने बताया अच्छे से उसको याद करेंगे, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आगे हम जब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। दे टेक ओवर द सिनेरियो व्हेन स्वदेशी मूवमेंट केम इनटू द लाइमलाइट, ठीक है। वही स्वदेशी मूवमेंट एक्चुअली प्रोपाउंड वही उन्हीं लोगों ने किया था, जो भी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स थे ना। आप धीरे धीरे देखोगे कि जो मॉडरेट्स हैं एक्सट्रीमिस्ट होगा, फिर वो एक्सट्रीमिस्ट एक स्टेप के बाद वो मॉडरेट्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर कोई और समवन एल्स विल टेक ओवर, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें चलती हैं। आराम से पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है, और रिवाइज करते रहेंगे, बिकॉज मैंने आपको बता रखा है रिविजन इज द की टू सक्सेस, ठीक है।
एक चीज और बता दूं मैं आपको कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, मॉड्यूलेशन 2.0 आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहां पे आपको CUET से रिगार्डिंग सारे जितने भी क्वेरीज हैं हमारे कोर्स के बारे में बहुत इन डिटेल आपको अच्छे से वहां समझ में आ जाएगा। हमने ये कोर्स बहुत अच्छे से आपके लिए क्यूरेट किया है कि आपके एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर से ना आए, ठीक है। वी हैव टेकन केयर ऑफ एवरी डिटेल, we have dealt in great detail in very minutely about the nitty-gritties of the examination as well as the things that will be asked, ठीक है। हमने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से वहां कवर कर रखा है, तो आप लोग प्लीज उसको चेकआउट करें। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9015781999 पे, और जो मॉड्यूलेशन का एक चैनल है आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे CUET मॉड्यूलेशन CUET 2024, तो वो आपको अवेलेबल हो मिल जाएगा। उसमें आप ज्वाइन हो, वहां पे अपडेट्स मिलते रहती हैं हर समय, ठीक है। देखिए आप लोग कमेंट करें, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आप जो टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करें हमें, क्योंकि हमें एक तरह से वो फीडबैक मिलता है और वो हमें बूस्ट करता है आपके लिए और अच्छा कुछ कंटेंट लेके आने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल ये आपके लिए फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको जैसा कि कहा है, देयर इज ओनली वन वे टू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन एंड दैट इज टू कीप रिवाइजिंग, ठीक है। तो टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स।